नई दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 10th के नाम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम। बहुत सही, वाह, चैप्टर का नाम याद हो गया इनको। जी हाँ, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, जिसके तीसरे पार्ट में आ गए हम। इसके पहले दो पार्ट में हमने डिस्कशन किया था पल्लवास, चालुक्यास, गुप्ता एम्पायर के बारे में। फिर हमने उसके पहले वाले भाग में मेजरली समुद्रगुप्त पे फोकस किया था, उनके एरिया क्या थे। अगर आपने वो दो वीडियोस को छोड़ दिया तो प्लीज़ आप उनको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद इधर आइए। बट ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं इस जर्नी को। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। अब हम इस पे किसी राजा के बारे में बात कम करेंगे, बट हम जानेंगे लोगों के बारे में, जनता के बारे में, इस जो नए टाइम पे जनता कैसे रहती थी। तो हमने इसके पहले देखा था कि जो वहाँ के लोग थे, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी। जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं डोमिनेट करना शुरू कर दिए थे। उसमें उनका बोली बनना शुरू हो गया था। जैसे हमने देखा वो हेरिडिटरी होना शुरू हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज बनना शुरू हो गए। तो वहाँ पे जो लोकल कुछ पोजीशंस थे जहाँ पे चीज़ें हेरिडिटरी हो गई। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैन थे जिनके पास कई सारे जो प्लेसेस थे, इसको कह सकते हैं पोजीशन, एक राज्य में जितनी पोजीशन चाहिए कई सारे पोजीशन उनके पास थे। फिर तीसरे पार्ट में हमने तीसरा पार्ट ये देखा कि वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो वहाँ पे लोकल गवर्नेंस होता था, उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे उनकी बात सुनी जाती थी। जैसे प्रथम कुलिका जो कि क्राफ्ट्समैन था वो, और जो कायस्थस जो कि स्क्राइब्स लिखते थे, जो कि हमने देखा था जो प्राकृत और या फिर संस्कृत में जब इंस्क्रिप्शंस होती थी उसको स्क्राइब्स बोलते हैं। तो ऐसे लोग, इम्पोर्टेंट लोग की बोली बनना शुरू हो गई थी। वैसे ही कुछ सामंत भी आए। सामंत कौन होते हैं? जैसे नॉर्मली एक राजा को आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, और नॉर्मली आर्मीज को एक फिक्स सैलरी दी जाती है जहाँ से वो आर्मी में पार्ट करते हैं। वो सिर्फ उनका काम वही होता है, राजा के लिए युद्ध लड़ना। तो ये सारी चीज़ें थी। बट सामंत ऐसे लोग थे जिनको सिर्फ जागीर दी जाती थी, जो एक लैंड दिया जाता था बहुत बड़ा सा साइज़ का, और वहाँ पे वो लोग उस ज़मीन से चीज़ें उस पर खेती करवा के या किसी भी तरीके से वो रेवेन्यू उनका वहाँ से आता था। ये लोगों को फिक्स सैलरी नहीं देते थे राजा। इनका जिम्मेदारी होता था कि उन सेनाओं को वो ट्रेन करें, वो प्रॉपरली उनको मेंटेन करें, जो भी सारी ज़रूरतें हैं वो फुलफ़िल करें। और ये जो नॉर्मली ऐसे कई जगह पे देखा गया है कि उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था इन सामंतों से, और ये काफ़ी लंबा टाइम तक चला है प्रथा। इनफैक्ट मराठा के बाद कुछ मुगलों में यानी करीब करीब आज से 300-400 साल पहले तक ये कुछ सामंत प्रथा कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे बड़े फॉर्म में था। बेसिकली एक ज़मीन दी जाती थी, वहाँ पे उस पर्टिकुलर सेना को उसका उनका ख्याल रखना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको राजा को जब ज़रूरत पड़े तो उनको युद्ध में पार्टिसिपेट कराने सामंत लोग करते थे। कुछ सामंत इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम भी बना लिया, उस अपनी ज़मीन को एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी घोषित कर लिया। कुछ ऐसे सामंत थे, ठीक है। तो उसके बाद से ये तो हो गई इम्पोर्टेंट लोग और सामंत के बारे में। फिर और आते हैं हमारे ऑर्डिनरी लोग। क्या ऑर्डिनरी लोग के बारे में हमें पता चला है? जी हाँ, ऑर्डिनरी लोग के बारे में भी कई सारी चीज़ें लिखी गई थी। और स्पेशली जैसे कालिदास ने उनने एक बुक लिखी थी, बेसिकली वो एक प्ले था, अभिज्ञान शकुंतलम। सो ये बेसिकली दुष्यंत नाम के एक राजा थे, और उनको एक जो औरत है, शकुंतला करके नाम की औरत है, उनसे प्रेम होता है, और उसके ऊपर पूरी स्टोरी बनाई गई, अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें उन्होंने कई बार ऑर्डिनरी लोगों का भी जिक्र किया है, जिसमें ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्डिनरी थे लोग, वो लोग नॉर्मली वो लोग हिंदी में बात करते थे, और प्राकृत में बात करते थे, और जो वहाँ के राजा थे और जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत में बात करते थे। तो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में भी हमें काफ़ी सारे चीज़ें पता चली है। और एक और चीज़, असेंबली भी होना शुरू हो गया था ऑर्डिनरी लोग के बाद। कुछ ऐसे गण, ब्राह्मण गण जो थे, साउथ सदर्न स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे असेंबली बनाना भी शुरू कर दिया था, सभा। बेसिकली ये ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे स्पेशली ब्राह्मण और जैसे जिनकी उस जगह पे जिनकी बोली जानी थी, जिनके बारे में लोग सुनते थे, वैसे लोग एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते थे। वो लोग एक सभा मिलते थे। और ये स्पेशली हमने पल्लवास के किंगडम में देखा है कि पल्लवा में ये लोग जो थे लोकल असेंबली फॉलो करते थे, और जो सारा खेती बाड़ी, जो इरिगेशन की बात चीज़ें हो गई, फसल कौन सी उगेगी, कुछ अगर चीज़ें नुकसान हो गई, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ये एक संघ या एक कमिटी
ये करता था ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें। एक ऐसा है नगरम करके एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने ये एक संघ बनाया था, एक गुट बनाया था, एक कमेटी बनाई थी। वहाँ पे ब्राह्मण लोगों ने नहीं बनाया था, ये नॉर्मल लोगों ने सॉरी जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने बनाया था। तो कुछ ऐसे ही संघ बन के भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो लोग एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते थे। इनफैक्ट हमने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि जो समुद्रगुप्त जब जिस एम्पायर जब वो बना रहे थे उसमें कुछ ऐसे गण भी आए थे जहाँ पे अभी भी वो गण सिस्टम चलता था। वो करीब 1000 सालों तक चला है गण सिस्टम। तो उस बेसिकली उसमें कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव होते थे और वो आके वहाँ पे सारी पॉलिसीज़ जो थी वो डिस्कस करते थे। तो फिर से चलते हैं एक स्टोरी पे, जो ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरी कैसे बताई गई है। उसमें क्या हुआ एक बार कि एक जो मछुआरा होता है वहाँ उसको ना उसके पेट से मछली के पेट से एक अंगूठी मिलती है। तो क्या होता है, शकुंतला जो है गलती से उनसे उनकी अंगूठी गिर जाती है पानी में और वो एक मछली खा लेती है। तो मछली खाने के बाद फिर वो मछुआरा उस मछली को पकड़ता है और फिर मछुआरा जब पकड़ता है तो जब मछली को काटता है तो उसके पेट से अंगूठी मिलता है। आपको ऐसा कुछ मिला कभी आज तक? नहीं, हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिला। हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिला? तो कहें काहे क्या होता है, नहीं खाया होगा उसने अंगूठी। ओके, तो अंगूठी मिला और फिर उसके बाद से उस अंगूठी को वो राजा पैलेस पे लेके गए कि मुझे ऐसा कुछ अंगूठी मिला है। फिर वहाँ जो गेट कीपर थे उसने बोला कि नहीं, तुम चोरी किया हो, तुमने शकुंतला से अंगूठी चोरी किया। फिर अंदर लेके गए। फिर जब राजा उस अंगूठी को देखे तो खुश हो गए, बोले कि वाह, ये ऐसी अंगूठी थी जो हमारे प्रियतमा को दी गई थी, वो खो गई थी, आपने ला के दे दिया हमें। फिर उसके बाद से राजा बोलता है कि भाई इसको पनिशमेंट नहीं, इसको इनाम देना चाहिए। तो आदमी को इनाम दिया गया। फिर जो गेट कीपर और पुलिसमैन होता है, जो कि पुलिसमैन काफ़ी रूडली बात करता है इस आदमी से कि आपने चोरी किया था, तो ये दोनों लोग इसको सोचते हैं कि इसकी प्रॉफिट में चली, साथ में इसको शेयर करते हैं और साथ में ड्रिंक्स पीने गए थे ये लोग। तो ऐसी कुछ कहानियां हैं जहाँ पे कालिदास ने अपने अभिज्ञान शकुंतलम बुक में ऐसे लिखी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ से हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे और उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है, एक झलक मिलती है। फिर जो फाजियान है, जो आए थे चाइना से एज ए पिलग्रिम बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिज़्म को समझने के लिए, तो उन्होंने भी एक अपनी बुक्स में लिखी है कि यहाँ पे अनटचेबल जो लोग होते हैं, एक तरीके से उनके ऊपर उनको किसी से टच नहीं करना होता है, आने से पहले एक तरीके से उनको एक मार्क देना होता है या तो साउंड देना होता है, जिससे लोग समझ सके कि वो वैसे लोग आ रहे हैं। फिर वो लोग जैसे ही आसपास आते थे लोग उनसे थोड़ा दूर हट जाते थे और उनको कई कुओं से पानी नहीं दिया जाता था, वो नॉर्मली शहर के बाहर रहते थे। कुछ इस टाइप के उनकी लाइफ थी। फिर उसके बाद से ये चीज़ फाजियान को काफ़ी पसंद नहीं आई। उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी दुख प्रतीत किया है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हमारे इंडियन स्ट्रक्चर से। फिर हमें एक और चीज़ पता चला है कि बाण भट्ट ने और दिया था कि जब आर्मी से चलती थी एक जगह से, सेनाएं जब निकलती थी, तो वहाँ के विलेजेस के बारे में थोड़ा हमें झलक मिली कि वहाँ के गांव वाले कैसे होंगे, वो गांव वाले कैसे इंटरेक्ट करते होंगे। तो जब आर्मी चलती थी तो आर्मी मौर्यन एम्पायर गुप्ता एम्पायर पे, जैसे हर्षवर्धन की आर्मी जब चल रही थी, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें होती थी। वेपन्स तो होते ही थे, कई सारे टूल्स भी होते थे, इक्विपमेंट्स होते थे, क्योंकि आर्मी है तो युद्ध लड़ाई जा सकती है। बट उनके साथ साथ काफ़ी रोज़मर्रा की चीज़ें भी होती थी। क्या क्या हो सकती थी रोज़मर्रा की चीज़ें, शेरू बताओगे? खाना हो सकती थी। हाँ, जैसे कई सारे वेजिटेबल्स, कई बार एनिमल्स फूड के फॉर्म में लेके जाया जाता था, डियर्स, कैटल्स, फिर उसके बाद से रैबिट्स, ये सारे जो स्पाइसेस ये कार्ट्स पे लेके जाया जाता था। और उसके अलावा, खाने के अलावा टेंट हो सकता था। ओके, सो कई सारी चीज़ें, पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, वो सोने के जो जिस पे राजा अपना पाँव रखते थे, उनकी गद्दी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो साथ में उनके चलती थी। और बहुत बड़ी आर्मी थी, साथ में म्यूजिशियंस भी चलते थे। तो इससे एक और चीज़ आता है कि जब वो राजा लोग एक किसी गांव से क्रॉस करते थे तो उस गांव के पास में जो उनके लोग होते थे वो गुड़, दही और चीज़ें लेके आते थे, ऑफ़र करते थे उन राजाओं लोगों को, उनको खुश करने की कोशिश करते थे, उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते थे। फ्लावर्स लेके आते थे, वो जानवरों के लिए फॉडर लेके आते थे, नहीं चारा लेके आते थे उन जानवरों के लिए।
और कई बार होता था कि राजा लोगों से मिलने की भी कोशिश करते थे और उनके कुछ दुख है, कुछ कंप्लेंट्स है, तो वो भी राजा को बताने की वो कोशिश करते थे। लेकिन साथ साथ में जब आर्मी जब चलती थी तो पीछे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता था। डिस्ट्रक्शन मतलब कई बार आदमी गाँवों को रौंद देती थी, उनके जो बड़े बड़े हाथी होती थे वो टेंट जो हट है वो तोड़ देते थे। ऐसा भी माना जाता है कि जो ऑक्सन थे उनके यल करने से, उनके चिल्लाने से, जब राजा के ऑक्सन थे वो चिल्लाने से कई बार जो मर्चेंट के जो कई सारे जो पास बाय मर्चेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे मर्चेंट्स, कई बार उनको काफ़ी नुकसान हुआ, उनको भागना पड़ा है डर के मारे। तो कुछ ऐसे नुकसान भी हुए थे क्योंकि राजा की जो आर्मी थी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी एनॉर्मस था। बैंड बाजा के साथ ये लोग आर्मी को आगे लेके जाते थे, काफ़ी सारा सामान होता था इनके पास। लेकिन फिर इसी टाइम पे, इसी के वक्त के साथ करीब करीब 1400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। हम ये जो मौर्यन एम्पायर है, मान लीजिए गुप्ता एम्पायर, ये 1600 से लेके 1400 के बीच में कहीं ना कहीं ये इसका ये पीक टाइम था। तो इसी टाइम पे साथ साथ में अरेबिया डेजर्ट में, अरेबियन साइड पे इस्लाम का गठन हुआ था। अरेबिया जो जगह है वहाँ पे नॉर्मली पूरा डेजर्ट है, हालांकि डेजर्ट होते हुए भी ये कम्युनिकेशन का सबसे सेंटर पॉइंट था। ये यहाँ से इंडिया से जो भी सामान जाता था यूरोप की तरफ, उसमें सबसे ज़्यादा अरेबियन मर्चेंट्स का खेल होता था। अरेबियन मर्चेंट्स की वजह से हमारा जो इंडिया का ट्रेड है वो पूरा वर्ल्ड वाइड फैला हुआ था। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम ये भी समझेंगे कि अरेबिया ने साइंस और नॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें हमारी ऐड की है, काफ़ी चीज़ें ढूंढी गई हैं अरेबिया से। तो ये जो जगह थी यहाँ पे नॉर्मली बेडुइन और पेस्टोरल ट्राइब्स रहते थे। बेडुइन पेस्टोरल ट्राइब्स जो कि कैमल के ऊपर डिपेंड करते थे, उनके सारे आउटपुट उसके हिसाब से बनता था। लेकिन इसी टाइम पे 1400 साल पहले एक प्रॉफिट मोहम्मद आए और उन्होंने एक नया रिलीजन को गठन किया जिसका नाम था इस्लाम। उनके हिसाब से हर एक आदमी अल्लाह के सामने एक है और बराबर है, और इसी के फिलॉसफी से इन्होंने एक रिलीजियस का गठन किया था। तो करीब करीब 100 साल बाद, मतलब जब इस्लाम का गठन हुआ था, करीब 100 साल के अंदर अंदर ही नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया में ये फैल गया। इस्लाम का प्रीचिंग्स जो है, इस्लाम की टीचिंग्स जो है वो फैलना शुरू हो गया। नॉर्मली जो अरब सेलर्स थे इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि ये जैसे हमने बताया सदर्न विंड के वजह से ये लोग अपने अरब से ये इंडिया कोस्टल रीजन्स पे आ जाते थे। तो ये विंड मूवमेंट और ये सब की वजह से इनको कोस्टल रीजन बहुत अच्छे से पता था, इनका पाथवे बहुत अच्छे से पता था। तो इनको कभी पहुंचने में कुछ नया ढूंढना नहीं था, आसान था काफ़ी इनके पास। तो और इन्होंने पाकिस्तान में जो सिंध नाम की एक जगह, इसके ऊपर कब्जा भी कर लिया था करीब करीब 1300 साल पहले। तो ये सारे चेंजेस आना शुरू हुए थे। मुस्लिम रिलीजन का फैलना उस टाइम पे साथ शुरू हुआ था। हम आगे आने वाले चैप्टर में और डिटेल में बात करेंगे हमारे आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जो स्तूपा हैं, जो मंदिरों हैं, जो साइंस की कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हिस्ट्री के बारे में है। अभी तक हमने नॉर्मली देखा होगा कि हमने लोगों पे फोकस किया है, हमने ऑर्डिनरी लोगों पे फोकस किया है, राजाओं पे फोकस किया है, उनकी प्रजाओं पे, कुछ इंपॉर्टेंट लोग, उनके कवि पे फोकस किया है। अब थोड़ा चीज़ों के ऊपर भी फोकस करेंगे, जो कि मंदिर, स्तूपा, मोनास्ट्रीज, बुक्स, साइंस की कुछ रिसर्च, इस पे हम देखेंगे हमारे लास्ट और आखिरी चैप्टर 11th चैप्टर में हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे। इस वीडियो के ये विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ ये इसके तीनों पार्ट देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।